Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12. Some basic concept of organic chemistry. और previous वीडियो जो था वो लास्ट में थोड़ा सा कट गया था, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पूछा है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन की deficiency हो, it means those have positive charge और electro deficient are known as, उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रोफाइल पूछा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। हाँ करेक्ट है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जैसे यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, CH3CH डबल बॉन्ड O। आपको पता है O जो है उसका En हाई है, इसलिए O क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसलिए यही क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है। CH3Cl में क्या होगा, दैट इज CH3 ट्रिपल बॉन्ड N। ऑब्वियसली N जो है उसका En कैसा है, हाई, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, इट गेट नेगेटिव एंड कार्बन गेट पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर दिस कार्बन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इन CH3I के अंदर क्या होगा, द बॉन्ड बिटवीन CH3 एंड I इज कोवेलेंट। वी नो ionization, we know electron negativity of iodine is greater than carbon, that's right। और I की En अगर greater है, so iodine pull the electron toward itself, therefore iodine get partially negative and carbon get partially positive charge, therefore positive charge is created on that carbon, so this carbon behave like electrophilic center। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स आदि को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आज का हमारा क्लास स्टार्ट होता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस लेक्चर, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके से होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, और कुछ इफेक्ट्स के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके से होता है समझेंगे। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट, अगर आपके पास कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, किसी भी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे CH3 और X में पूछूं तो जो हेलोजन है उसका En हाई है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, जिससे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, जिससे इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दो टाइप से होता है या दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, पहला जो है वो होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू the influence of an atom or a substituent group present in a molecule cause permanent polarization of bond। जैसे यहाँ पर इस कार्बन के साथ जब ये हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हमें पता है हेलोजन का जो En है वो कार्बन से हाई होता है। तो दोनों ने जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो इक्वली इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था, बट हेलोजन का En हाई है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब तक ये हेलोजन यहाँ पर जुड़ा रहेगा तब तक ये इफेक्ट वर्क करता ही रहेगा। परमानेंटली इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके का जो इफेक्ट होता है जो कि एटम या ग्रुप के द्वारा परमानेंटली वर्क करता है, आर नोन एज परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और कौन कौन से ऐसे इफेक्ट होते हैं, जैसे इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है एक परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है ये भी एक परमानेंट इफेक्ट होता है। लेकिन कई बार इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये टेम्पररी भी होता है, टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एप्रोप्राइट अटैकिंग रिएजेंट, इस तरीके का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो कि किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। अटैकिंग रिएजेंट अगर नहीं है तो नहीं होगा, है तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट आर नोन एज टेम्पररी इफेक्ट। और टेम्पररी इफेक्ट का जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम ई इफेक्ट भी कहते हैं, और पोलराइजिबिलिटी इफेक्ट।
जैसे यहाँ ये परमानेंट इफेक्ट है, अगर मेरे पास में ये हो जैसे मैं कहूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CS2, इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा हूँ मैं HCl का, तो यहाँ से HCl का बॉन्ड पैक को H पॉजिटिव बना, ये अटैकिंग रिएजेंट है। ये रिएजेंट जैसे ही यहाँ अटैक करने जाता है ना, तो यहाँ से जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक CH2 पर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ये नहीं जाएगा तो ये शिफ्ट नहीं होगा, अगर ये जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। दैट इज द टेम्पररी इफेक्ट। तो दो टाइप के इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन की, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट के कुछ एग्जांपल है जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम वन बाय वन ये सारे के सारे जो इफेक्ट है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव जो बना है वो इंडक्शन से बना है। इंडक्शन का मतलब इंडक्ट करना, एक के बाद दूसरे के ऊपर हो जाना है। ठीक है, देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई बॉन्ड जो बना है वो A और A, दो सिमिलर एटम्स के बीच में अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना है, A और A दो सिमिलर एटम्स, उनके बीच में बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन A ने प्रोवाइड किया, एक इसने किया, दोनों ने शेयरिंग की, तो इन दोनों का जो En है वो इक्वल है, इसलिए जितनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा उतनी से ये करेगा, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी नहीं जाएंगे, बीचों बीच में रहेंगे। दैट्स राइट। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल हो CH3 CS2 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 Cl, और इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ गया है? सपोज कीजिए क्लोरीन जुड़ा है। अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किया? कार्बन ने, एक Cl ने, दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। लेकिन हमें पता है कि Cl जो है उसका En कैसा होता है? हाई होता है। Cl का जो En है वो कार्बन से क्या होता है? हाई होता है। Cl का En हाई है क्लोरीन का, तो ये जैसे ही शेयरिंग होकर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा उसके बाद से क्लोरीन क्या काम करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि En हाई है, इसलिए परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंटली खींच के रखेगा। जिससे क्लोरीन पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी होते ही क्या होगा? अब ये जो कार्बन है ये क्या करता है? ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्या होगा? इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होने से क्या होगा? इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे इस पर डेफिशिएंसी हो गई है, ये क्या काम करता है? ये यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दैट्स राइट। इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से देखिएगा, ये कार्बन और Cl इन दोनों का बॉन्ड जो था वो पोलर था, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, यहाँ पोलराइजेशन हुआ, लेकिन ये पोलराइजेशन फिर आगे भी इंड्यूस्ड हो गया। दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? एक जो कार्बन और हेलोजन का जो सिग्मा बॉन्ड जो कि पोलर हुआ, सिग्मा बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हो गया, और ये पोलरिटी जो थी ये आगे भी इंड्यूस हो गई है, आगे भी ट्रांसफर हो गई है। दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। When a covalent bond is formed between atoms of different En के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is more toward the more electronegative atom of the bond, तो जिसकी En ज्यादा है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। Such a shift of electron density result in a polar covalent bond. That's right. Consider क्लोरोइथेन अगर हमारे पास में CCl बॉन्ड पोलर है, दैट्स राइट। अब ये जो पोलरिटी जो है ये कहां पर चली गई है? एडजेसेंट बॉन्ड के ऊपर इसका इंडक्शन हो गया है, इंड्यूस्ड पोलरिटी इन द एडजेसेंट बॉन्ड, यहाँ पर पोलरिटी इंड्यूस्ड हो गई है। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by polarization of adjacent sigma bond, एक सिग्मा बॉन्ड पोलराइज्ड हुआ और उसके कारण से उसका एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड भी पोलराइज हो गया। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दैट्स राइट। अब दिमाग में आएगा कि सर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इस तरीके से कहां तक होता जाएगा? तो जर्नली 3 पोजीशन या 3 कार्बन तक इस तरीके का जो इफेक्ट है वो इफेक्टिव होता है, उसके बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है। याद रखेंगे कहां तक इफेक्टिव होता है? केवल 3 कार्बन तक ये इफेक्टिव होता है, उसके बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट। चलिए उससे पहले कुछ और बातें देखते हैं। द इंडक्टिव इफेक्ट
is related to ability of substituent to either withdraw or donate electron density to the attached carbon atom bond. ठीक है, क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ में जो आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो आपने यहाँ पर जोड़ा है, इस ग्रुप की क्या एबिलिटी है, किस तरीके की एबिलिटी है, ये यहां से बॉन्ड को क्या करता है, विड्रॉ करता है, या फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। इस बेसिस पर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। बेस्ड ऑन द एबिलिटी द सब्स्टिट्यूएंट कैन बी क्लासिफाइड एज, ये जो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है वो पोलैरिटी क्रिएट करेगा, दैट्स राइट, बट ये पोलैरिटी भी दो टाइप से क्रिएट कर सकता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है ना। द इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स टू आइदर विड्रॉ और डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द अटैच्ड कार्बन एटम, अटैच्ड कार्बन एटम से विड्रॉ करता है या डोनेट करता है, दैट्स राइट। इस बेसिस पर ये जो ग्रुप है इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होगा जिसका जो इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आई इफेक्ट कहते हैं, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे जिनका जो आई इफेक्ट होता है वो कहलाता है पॉजिटिव आई इफेक्ट, दैट्स राइट। तो सुनिएगा, जो ग्रुप्स आपने जोड़े हैं, अगर ये ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो इनका जो इफेक्ट होता है उसे हम नेगेटिव आई इफेक्ट कहते हैं, और इस तरीके के ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, उनका जो आई इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये पॉजिटिव आई कौन से होंगे, नेगेटिव आई कौन से होंगे, तो देखिएगा नेगेटिव आई के कुछ एग्जांपल याद रखिएगा। जितने भी हैलोजेंस होते हैं, नाइट्रो, साइनो, COH, स्टार, जितने भी आपको ग्रुप मिल जाए ये सब नेगेटिव आई इफेक्ट वाले होते हैं। पॉजिटिव आई वाले कौन से होते हैं, तो जितने भी जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब के सब पॉजिटिव आई इफेक्ट वाले होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है, याद रखेंगे, इसका जो आई इफेक्ट है वो जीरो होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा भी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर ज्यादा है वो पॉजिटिव आई इफेक्ट वाले होते हैं, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज्यादा होती है वो नेगेटिव आई इफेक्ट वाले होते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये सब के सब नेगेटिव आई के हैं और ये सब के सब पॉजिटिव आई के हैं। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इस इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर हम कार्बोकैटायन और जो कार्बो एनाइंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं वो देखिएगा। पहले हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन हमारे पास में है तीन टाइप के, देखिएगा, एक है मिथाइल कार्बोकैटायन, एक है हमारे पास में 1 डिग्री का कोई भी इथाइल कार्बोकैटायन, एक है 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, ये लीजिए, ठीक है, और एक है हमारे पास में 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हमारे पास में ये कुछ कार्बोकैटायंस है, दैट इज मिथाइल कार्बोकैटायन, दैट इज 1 डिग्री, दैट इज 2 डिग्री, दैट इज 3 डिग्री। अब आपको इन तीनों की स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा याद रखना है कि किसी भी आयन जो है उस आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी आयन, कटायन आइदर अनायन, कोई सा भी हो, स्टेबिलिटी ऑफ एनी आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी, चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चार्ज, ठीक है। अब देखेंगे, आपको इनकी स्टेबिलिटी चाहिए, तो इनकी स्टेबिलिटी बताने के लिए आपको इनके ऊपर चार्ज पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है। अब आप चार्ज को देखेंगे, अगर चार्ज पता लग जाए तो आप इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। अब आपको चार्ज लगेगा, सर ऑल हैव वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव, सब पर एक एक पॉजिटिव चार्ज है, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो वन वन, बट उसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। One positive means deficiency of one electron, one positive means deficiency of one electron, deficiency of one electron, deficiency of one electron, सब पर एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ जैसे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ये मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल जो ग्रुप होता है अभी हमने देखा उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और पॉजिटिव आई इफेक्ट वाले जो करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा।
ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसका मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, बट इन तीनों मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट यहाँ पर लगेगा। तो तीनों को तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, जिससे इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई थी वो काफी हद तक फुलफिल हो जाएगी। और फुलफिल हो जाएगी तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बचा है वो बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इस पर जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा वो बहुत थोड़ा सा बचने वाला है, चार्ज बहुत कम है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर दो मिथाइल है ना, इन दोनों मिथाइल का कौन सा इफेक्ट काम करने वाला है, पॉजिटिव आई। और पॉजिटिव आई काम करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं, फुल करने वाले हैं, जिससे उस एक इलेक्ट्रॉन की फुलफिलनेस हो जाएगी। लेकिन उसके बराबर नहीं हो पाए क्योंकि वहां तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश होकर आ रहा था, लेकिन यहाँ दो तरफ से डोनेट होकर आ रहा है, तो यहाँ भी फुलफिलनेस हो जाएगी, लेकिन उतना नहीं होगा। इसलिए इसके कंपेयर में यहाँ जो चार्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा, दैट्स राइट। तो यहाँ पर चार्ज जो है थोड़ा सा ज्यादा हो गया। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, दैट्स राइट, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इसका पॉजिटिव आई इफेक्ट काम करेगा, और पॉजिटिव आई इफेक्ट काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर भी चार्ज थोड़ा सा फुलफिलनेस हो जाएगा, चार्ज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बट उतना नहीं होगा जितना कि यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा है, वो यहाँ पर थोड़ा सा हाई है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख दूं वेरी लेस, यहाँ पर चार्ज बहुत कम हो गया है, जबकि यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा है, यहाँ का चार्ज जो है वो लेस है, जबकि यहाँ का जो चार्ज है वो कैसा है, हाई है। और यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, अब उस डेफिशिएंसी को किसी भी साइड से कोई पॉजिटिव आई इफेक्ट लगा ही नहीं, तो कोई भी उस डेफिशिएंसी को फुलफिल नहीं कर पाया, और फुलफिल नहीं कर पाया तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज जो है वो सबसे हाई है। देखने में ऐसा लग रहा था कि ऑल आर कार्बोकेटाइंस, सबके सब कार्बोकेटाइंस हैं, ऑल हैव डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, बट डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट्स करेक्ट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डिफरेंट इन ऑल केसेस, दैट्स राइट। चार्ज जो है वो इनके ऊपर अलग अलग है। अब हमें पता है कि जो आयन की स्टेबिलिटी है वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये जो आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन उसके ऊपर चार्ज वेरी हाई है, इसलिए स्टेबिलिटी कैसी होगी, वेरी लो होगी, ठीक है ना। और यहाँ चार्ज वेरी लेस है, इसलिए यहाँ स्टेबिलिटी कैसी होगी, वेरी हाई होगी। यहाँ लेस है तो कैसी होगी, हाई, और यहाँ हाई है तो कैसी होगी, लेस। अब देखिएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया कि ये जो कार्बोकेटाइन है कौन सा, 3 डिग्री वाला, ये वेरी स्टेबल है बहुत ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला, और सबसे जो कम होगा वो होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये होगा स्टेबिलिटी का, ये कार्बोकेटाइंस के लिए हो गया है। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्बो अनाइंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कार्बो अनाइंस, तो मैं यहाँ पर कुछ कार्बोनाइंस यहाँ पर डिजाइन करूँ। ये मैंने लिखा मिथाइल कार्बोनाइन, उसके बाद ये मैंने लिखा 1 डिग्री कार्बोनाइन, ये मैंने लिखा 2 डिग्री कार्बोनाइन, ये लीजिए, और ये मैंने लिखा है 3 डिग्री कार्बोनाइन, ये लीजिए, दैट्स राइट। एनाइन मींस एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सबके ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब सब पर एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट्स राइट। चलिए अब आपको इन सब की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए, और स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो उससे पहले आपको इनके ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। ऐसा लगेगा कि सर ऑल आर कार्बोनाइंस, इट मींस ऑल हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ या अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल ऑन ऑल, दैट्स राइट। सबके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सब पर बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट्स राइट 1 नेगेटिव, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 1 नेगेटिव, बट यहाँ जो CS3 है इसका कौन सा इफेक्ट काम करने वाला है, पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव आई है तो ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और आने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑलरेडी है और पुशिंग से इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो जिससे यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा ज्यादा। यहाँ दोनों जो मिथाइल है उन दोनों में पॉजिटिव आई इफेक्ट वर्क करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं, पुल करने वाले हैं, तो दोनों पुल करेंगे तो एक तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, दोनों तरफ से पुलिंग होगी, पुश करेंगे, दोनों तरफ से पुशिंग हो गई है, तो यह इलेक्ट्रॉन और भी एक्स्ट्रा। और यहाँ तो तीनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, तीनों का कौन सा इफेक्ट होने वाला है, पॉजिटिव आई इफेक्ट होने वाला है, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले, पुश करने वाले हैं, जिससे इस कार्बन पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होने वाली है।
चार्ज हमने चेक किया, चार्ज लग हमारा इक्वल रहा था बट इक्वल नहीं है। यहाँ पर कंपैरेटिवली चार्ज जो है वो सबसे कम है, वेरी लेस, ठीक है। जबकि यहाँ जो चार्ज है वो कैसा है, वेरी हाई, जबकि यहाँ कैसा है, लेस, जबकि यहाँ कैसा है, हाई। अब अगर आपको चार्ज पता लग गया हो तो स्टेबिलिटी बता दीजिए, स्टेबिलिटी कैसी होगी, चार्ज वेरी लेस है तो स्टेबिलिटी कैसी होगी इसकी, वेरी हाई। जबकि यहाँ चार्ज वेरी हाई है तो स्टेबिलिटी होगी वेरी लेस, यहाँ लेस है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई, यहाँ पर होगी लेस। अब देखिएगा किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसकी मिथाइल कार्बोनाइन जो है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उससे कम किसकी है, 1 डिग्री की, और कम किसकी है, 2 डिग्री की और 3 डिग्री की। इस तरीके से जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट, उसके बेसिस पर हम कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन इन दोनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी समझा सकते हैं। दैट्स राइट, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो कार्बोकेटाइन के जैसी ही होती है। चलिए, ये हो गया है आपका इंडक्टिव इफेक्ट और उसका एप्लीकेशन। दो टाइप के हो गए, कौन कौन से पॉजिटिव आई वाले होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव आई वाले होते हैं, याद रखना है। एल्काइल जो ग्रुप होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उनका पॉजिटिव आई, बाकी सबका नेगेटिव आई, और हाइड्रोजन का होता है आई इफेक्ट 0। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही हम पॉजिटिव नेगेटिव आई जो है वो डिफाइन करते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। इनमें से सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, देखिएगा, ये बॉन्ड है बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड है बिटवीन कार्बन ब्रोमीन, ये बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, और ये बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये बॉन्ड है बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन एंड ये बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड सल्फर। दैट्स राइट, इन दोनों में से बता दीजिए विच बॉन्ड इज पोलर, दोनों में से। तो पोलर कौन सा ज्यादा होगा, तो इन दोनों की ईएन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा भाई अपनी तरफ, उतना ज्यादा ही पोलर होगा। ईएन का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस किसका है, तो कार्बन हाइड्रोजन, याद रखिएगा, फोकल ने बैरे से कहा, बस यहाँ से निकल जाएगा। तो जो बॉन्ड है वो कार्बन हाइड्रोजन का है, तो दोनों की ईएन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कार्बन बीआर में ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए दिस इज मोर पोलर। इन दोनों में बॉन्ड बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन नाइट्रोजन है और कार्बन ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए दैट इज मोर पोलर, ठीक है। ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, तो कार्बन सल्फर और कार्बन ऑक्सीजन में विच बॉन्ड इज मोर पोलर, कार्बन सल्फर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा डिफरेंस है, तो दिस बॉन्ड इज मोर पोलर। दैट्स राइट। In which CC bond of CS3, CS2, CS2Br the inductive effect is expected to be the least। सबसे कम जो इंडक्टिव इफेक्ट है इनमें से वो किसके ऊपर होगा, तो देखिएगा CS3, ये CS2, ये CS2 और उसके बाद में है Br। अब आपको पता है Br जो होता है इसका ये ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इसका जो पोलैरिटी हो इस पर इंड्यूस्ड होगा। जैसे इसका पॉजिटिव थोड़ा कम हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, तो इसका पॉजिटिव कम हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। इन सारे पॉजिटिव को मिला दूंगा ना तो वो इस नेगेटिव के इक्वल होंगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव, उससे कम ये पॉजिटिव, इससे कम ये पॉजिटिव, इसका मतलब सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड ये, उससे कम पोलर बॉन्ड ये, और सबसे कम पोलर बॉन्ड होगा ये। That's right. Magnitude of inductive effect dismissed as the number of intervening bond increase। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। Hence the effect is least in the bond between carbon third and hydrogen। ठीक है, कार्बन थर्ड और कार्बन थर्ड के साथ में जो हाइड्रोजन है ना उनके बीच में, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली फिर बाद में ये हाइड्रोजन से भी खींचेंगे उतना ही ज्यादा, तो ये बॉन्ड भी उतना ही ज्यादा पोलर हो जाएंगे। तो ये वाला जो कार्बन इस पर ऊपर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अपने हाइड्रोजन से सबसे कम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुल करेंगे, इसलिए ये जो बॉन्ड होंगे ये बॉन्ड सबसे कम पोलर होने वाले हैं, लेस पोलर। अगर इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर पूछा है उसने, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा वाला सबसे कम पोलर होगा, ये वाला। कौन सा, C2 और C3 वाला सबसे कम पोलर होगा। क्वेश्चन में कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछा है तो कौन सा बॉन्ड सबसे कम पोलर होगा, बिटवीन C2 एंड C3, ये वाला सबसे कम पोलर।
ये हो गया है इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशन हमने बताए कि बाय द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन एंड आल्सो वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा से याद रखना है आपने इंडक्टिव इफेक्ट में। अगर मैं आपको ट्रिकी कहूँ तो आई इफेक्ट का मतलब होता है सीधा सा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनको या तो क्या करना है, पुश करना है, या फिर इनको पुल करना है। बस यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। दैट्स राइट। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश करना, धक्का मारना है, वो होता है पॉजिटिव आई। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करना, अपनी तरफ खींचना होता है, वो होता है नेगेटिव आई। बस पॉजिटिव आई में आते हैं सारे के सारे एल्काइल ग्रुप, जितने भी मिथाइल इथाइल होते हैं ना, वो सारे के सारे पॉजिटिव आई में आते हैं। नेगेटिव आई में ओल आर, सारे के सारे जो है वो नेगेटिव में। हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट होता है वो हम जीरो कंसिडर करते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।